नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोदी वंश के सिकंदर लोदी के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, सिकंदर लोदी है, ये बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश के नए शासक बने थे। सिकंदर लोदी का कार्यकाल 1498 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक माना जाता है। 1489 में सिकंदर लोदी ने सुल्तान सिकंदर शाह के नाम पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। अब इनके सामने जो समस्याएं थी उनमें सिकंदर सिंहासन पर तो बैठ गया, परंतु उसे सुल्तान बनते ही अनेक समस्याओं को हल करने की तरफ ध्यान लगाना पड़ा। और उसकी पहली समस्या तो अफगान सरदारों को ये दिखाना था कि एक सुनारिन का पुत्र होते हुए भी वह किसी विशुद्ध अफगान या विशुद्ध अफगान से कम नहीं है। इससे भी गंभीर समस्या बारबक शाह की थी, जो जौनपुर में दिन प्रतिदिन अपनी शक्ति बढ़ाए और सिंहासन को हस्तगत करने के लिए वह अवसर की तलाश में था। और तीसरी समस्या अफगान अमीरों का दमन करके सुल्तान की प्रभुता को स्थापित करना था। चौथी समस्या ग्वालियर बयाना जैसे क्षेत्रों की थी और जहाँ के शासक पुनः दिल्ली से संबंध तोड़ने की तैयारी में जुटे हुए थे। और इनकी अंतिम जो समस्या थी वो थी रिक्त राजकोष की थी, अर्थात इनके सामने लगभग 4 से 5 बड़ी बड़ी समस्याएं थी। जिस समय इनका राज सिंहासन हुआ था तो राजकोष खाली था, कई राज्य इनसे स्वतंत्र होने के लिए उत्साहित थे, और दूसरी बात कि वह सुनारिन का पुत्र होने के नाते उसे यह भी सिद्ध करना था कि वह भी किसी अफगान शासक से कम नहीं। अब हम देखते हैं कि उसकी गृह नीति, सिकंदर लोदी की गृह नीति। तो देखिए, सुल्तान बनने के बाद सिकंदर लोदी ने सबसे पहले अपना चुनाव का विरोध करने वाले सरदारों को दमन करके अपने समर्थकों की शक्ति बढ़ाने पर है वो ध्यान दिया था। सिकंदर लोदी का चाचा आलम खां, जो रापड़ी और चंदावर का जागीरदार तथा सिंहासन का एक दावेदार था, अपनी शक्ति बढ़ाकर स्वतंत्र होने की ताक में था। सिकंदर ने चाचा को रापड़ी में घेर लिया, परंतु आलम खां वहाँ से भागकर ईसा खां की शरण में है वो चला। और ईसा खां सिकंदर के विरोधी गुट का प्रमुख नेता था। अतः सिकंदर ने कूटनीति से काम लेते हुए आलम खां को ईसा खां से पृथक कर इटावा का सूबेदार नियुक्त कर उसे अपने पक्ष में है वो मिला लिया। और इसके बाद सिकंदर ने ईसा खां पर आक्रमण किया पर उसे परास्त करने में सफल रहा, और युद्ध में लगे गांवों से ईसा खां की कुछ दिनों बाद में क्या हो गई थी, मृत्यु। तब सिकंदर ने उसकी शमशाबाद की जागीर और अपने समर्थक राजा गणेश को प्रदान कर दी। तदुपरांत अपने चचेरे भाई आजम की तरफ ध्यान दिया और उसका भी दमन किया। इस तरह उन्होंने अपने विरोधियों को एक एक करके निपटाना शुरू कर दिया। अब इन विरोधियों में उसके सामने
सबसे बड़ी चुनौती थी बारबक्सा, और बारबक्सा जौनपुर का था। तो देखिए, सिकंदर लोदी अपने बड़े भाई बारबक्सा के साथ अच्छे संबंध रखने का इच्छुक था, परंतु द्वैत राजतंत्रात्मक भी उसे सत्ता पसंद नहीं थी। अतः उसने बारबक्सा के पास एक शांति दूत भिजवा कर कहलवाया कि वह नाम मात्र के लिए दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ले और जौनपुर पर एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करता रहे। परंतु बारबक्सा ने सिकंदर की उदारता को उसकी कमजोरी समझकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और वास्तविकता ये थी कि बारबक्सा ने दिल्ली पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी है वो कर ली थी। और प्रस्ताव ठुकराने के बाद सेना सहित दिल्ली की तरफ बढ़ा। तब सिकंदर भी इसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा, और दोनों भाइयों के मध्य में कन्नौज के पास भयंकर युद्ध हुआ। कहाँ पर युद्ध हुआ? कन्नौज के पास, और जिसमें बारबक्सा है वो पराजित हुआ, बदायूं की तरफ आ गया, और सिकंदर ने बदायूं को घेर कर अपने भाई को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया, और पराजित भाई के साथ उसने उदारता का व्यवहार भी है वो, और उसे पुनः जौनपुर का नाम मात्र का सुल्तान है वो बना दिया था। अब जौनपुर की मुख्य जागीरों में उसने अपने अनुयायियों को नियुक्त किया, तथा बारबक्सा के दरबार और महलों में भी अपने गुप्तचर लगा दिए, ताकि उसे अपने भाई की गतिविधियों की पूरी जानकारी मिलती। और कुछ समय बाद जौनपुर के भूतपूर्व शर्की सुल्तान हुसैन शाह के भड़काने पर जौनपुर के पुराने जमींदारों ने वो विद्रोह कर दिया था, पर बारबक्सा उनके विद्रोह को दबाने में असफल रहा और जौनपुर छोड़कर लखनऊ के निकट दरिया बार में है उसने शरण ली थी। परंतु सिकंदर ने सूचना मिलते ही तत्परता से कदम बढ़ाया और विद्रोह का दमन कर बारबक्सा को पुनः जौनपुर का शासक बनाया, परंतु बारबक्सा नितांत अयोग्य है वो सिद्ध हुआ। तो इस तरह उन्होंने अपने भाई को भी नाराज किए बिना उसे अपने अधीन लाने में सफलता प्राप्त की थी। अब हम बात करें अफगान अमीरों को नियंत्रित करने की, तो देखिए उसने अफगान अमीरों को नियंत्रित करने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए, ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कार्य करने में जुट गया। और सिकंदर की इच्छा राज्य व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना अफगान सरदारों की कबीलाई स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना था। अर्थात प्रशासन में कोई बदलाव नहीं चाहते थे और जो अफगान अमीर हैं वो अनियंत्रित हैं उन्हें नियंत्रण में भी रखना चाहते थे। सिकंदर का मानना था कि ऐसा करने से मिलजुल कर भारत में पठान जाति के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना सामूहिक योगदान है वो दे सकेंगे। और इस दिशा में पहला कदम अपने सूबेदारों तथा अन्य अधिकारियों से आय व्यय के हिसाब की मांग करना था। इस हिसाब की सतर्कता के साथ जांच की जाने लगी और हिसाब में गड़बड़ करने वालों अथवा सरकारी धन पर गबन करने वालों को सख्त सजा देने का प्रावधान है वो किया गया था। जौनपुर के सूबेदार मुबारक खान लोधी, जो उनका एक विश्वस्त सुल्तान का विश्वस्त था सरदार, उसने जब सरकारी धन का गबन किया तो सुल्तान ने उसे कठोर दंड दिया और
इस तरह उन्होंने जो भी राज कार्य में सही कार्य नहीं करते थे उन सबको दंडित करने का कार्य है वो किया था। 1500 ईस्वी के आसपास कुछ सरदारों ने असगर के नेतृत्व में दिल्ली में विद्रोह कर दिया, लेकिन सिकंदर लोदी ने जल्दी उसको है वो दबा दिया। अफगान सरदारों को ताज के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए सिकंदर लोदी ने उनमें उपाधियों के प्रति आकर्षण पैदा किया और खाने जहाँ खान खाना आजम हुमायूं जैसी उपाधियाँ प्रदान की, और इसके अलावा उसने उन्हें नकद वेतन के स्थान पर जागीरें देने का कार्य भी शुरू किया था। और इन जागीरों से राजकीय करों के अलावा अन्य किसी प्रकार की मांग नहीं करता था। उनका मन बहलाने के लिए सिकंदर लोदी उन्हें कभी कभी दावतों तथा विशेष समारोह में आमंत्रित भी करता था। शासक के रूप में अफगान सरदारों पर उसकी सफलता का बहुत कुछ श्रेय उसकी सक्रिय गुप्त व्यवस्था को दर्शाता है। सुल्तान ने सार्वजनिक स्थानों, सरकारी दफ्तरों और सरदारों के घरों में भी अनेक गुप्तचर नियुक्त किए थे। तो इस तरह उसने अपने विरोधी अमीरों का है वो दमन किया था। अब हम बात करते हैं सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति के बारे में। तो देखिए, सिकंदर लोदी एक धर्मांध शासक था और उसने अपनी बहुसंख्यक हिंदू जनता के प्रति धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाकर अपनी उपलब्धियों पर कलंक का धब्बा लगा दिया था। उसने बोधन नामक एक हिंदू को केवल यह कहने पर कि हिंदू धर्म उतना ही सच्चा है जितना कि इस्लाम, मृत्यु दंड दे दिया था। इससे पता लगता है कि सिकंदर लोदी मुस्लिम धर्मांध शासक था और उसके शासन काल में अनेक हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया और हिंदुओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी हैं वो लगवाए थे। यमुना के घाटों पर सिकंदर को स्नान करने से मना कर दिया गया और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को कठोर सजाएं देनी शुरू कर दी। इसके अलावा हिंदू मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त किया, उनकी जगह मस्जिदें बनवाई। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है कि इस्लाम में उसकी धर्मांधता इतनी अधिक थी कि वह इस दिशा में अतिशय की सीमा को भी पार कर गया था और उसकी धर्मांधता से गैर सुन्नी मुसलमान भी न बच सके थे और उसने शिया मुसलमानों द्वारा निकाले जाने वाले ताजियों पर प्रतिबंध लगा दिया और मुस्लिम स्त्रियों को संतों की मज़ारों पर जाने से वो रोक दिया था। और उसकी धर्मांधता का एक कारण शायद एक सुनारी का पुत्र होना रहा हो और वह जानबूझकर ऐसे कार्य इसलिए करता हो कि वह अफगान सिद्ध होने की कोशिश कर रहा हो और कोई उसको हिंदू माता का पुत्र होने का उसके ऊपर आक्षेप है वो न लगा सके। शायद इस कारण उसने इतनी धर्मांध नीति है वो अपनाई होगी। अब हम बात करते हैं विदेश नीति के बारे में। तो सिकंदर लोदी महत्वाकांक्षी शासक था और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के बाद उसने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने का प्रयास किया और सर्वप्रथम उसने बिहार को जीतने का निश्चय किया और इसका मुख्य कारण ये था कि जौनपुर में हिंदू सरदारों ने उसके विरुद्ध जो विद्रोह किया था उस विद्रोह की योजना भूतपूर्व शर्की सुल्तान हुसैन शाह को पुनः जौनपुर के सिंहासन पर बैठाना था। अतः 1494 ईस्वी में सिकंदर ने विद्रोहियों के नेता
फाफा मऊ के भील राजा पर आक्रमण किया, परंतु इस आक्रमण में सिकंदर को भारी क्षति उठानी पड़ी। विद्रोहियों से सिकंदर की दुर्दशा की सूचना मिलने पर हुसैन शाह ने एक शक्तिशाली सेना सिकंदर की तरफ भेजी और सिकंदर ने आगे बढ़कर मार्ग में उसे बनारस के निकट युद्ध लड़ने पर विवश किया और युद्ध में परास्त होकर हुसैन शाह हैं वो भाग गए। इस तरह उसने बिहार के विद्रोही अमीरों को दंडित किया। इसी तरह से बंगाल का सुल्तान अलाउद्दीन बिहार को अपने राज्य का अंग और हुसैन शाह शकी को अपना एक करद राजा समझता था। अतः सिकंदर लोदी ने बिहार आक्रमण से वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र दानियास के नेतृत्व में एक सेना है वो भेज दी। उधर सिकंदर भी एक सेना उसके विरुद्ध भेज दी। दोनों पक्षों में बिना युद्ध लड़े संधि हो गई और दोनों ने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण न करने का वचन तक है वो दे दिया। इसी तरह धौलपुर और ग्वालियर को भी अपने साम्राज्य में मिलाया और अपने साम्राज्य का विस्तार है वो किया था और 21 नवंबर 1517 को सिकंदर लोदी का देहांत हो गया। अगर हम सिकंदर का मूल्यांकन करें तो मध्यकालीन इतिहासकारों ने सिकंदर लोदी की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उसे एक सुयोग्य, न्यायप्रिय, उदार तथा ईश्वर भीरु शासक बतलाया और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह लोदी वंश का सबसे कुशल शासक था। उसने न केवल विरासत में प्राप्त सल्तनत को कायम रखा अपितु उसका विस्तार भी किया, परंतु अपनी धर्मांधता के कारण अपने अच्छे शासन प्रबंध के प्रभाव को है वो नष्ट कर दिया। सिकंदर लंबे कद काठी सुडौल शरीर वाला व्यक्ति था और उसकी चाल ढाल आचरण सुल्तान की तरह था। अच्छी शिक्षा प्राप्त था, नमाज पढ़ता था। फिरोज तुगलक की भांति उसने उलमा आदि विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय भी प्रदान है वो किया हुआ था। सिकंदर लोदी ने भी राजत्व के सिद्धांत को ताज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लागू किया था। धन्यवाद।